खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा आपके सामने है। फरवरी की पहली तारीख आज है। इस उम्मीद के साथ कि आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे। आज खबर इंतहाई अहम होगी पूरे दिन, क्योंकि निर्मला सीतारमण वज़ीर ख़जाना साहिबा आज ऐवान के सामने मीज़ानिया पेश रखने जा रही है और उस मीज़ानिया के अंदर किस रियासत के अंदर क्या कुछ हो सकता है, पूरे साल के दौरान किस तरीके से तरक्याती मनसूबे चलेंगे, नया क्या कुछ होगा उस पिटारे के अंदर, उस बही खाते के अंदर, ज़रूर हम आपको अपडेट करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बराबर बने रहेंगे पूरा तब तक जब तक वज़ीर ख़जाना अपना बजट पेश नहीं करती है। न सिर्फ बजट पर हमारी नजर रहेगी बल्कि आपको पल पल का अपडेट करेंगे। हालात वाक़ात से दुनिया भर की सूरत हाल बदल रही है। ट्रंप के तेवर तेज है और तेज तेवर के बीच में क्या कुछ हो सकता है आलम दुनिया के अंदर, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब के दो अहम तरीन दौरे हैं, उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर आएंगे तो मौसम के मिजाज के साथ साथ बिजली का बहरान, सेहत महकमे की कारकर्दगी और दीगर मामलात पर हमारी बात होगी। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, जहां पर खबर आपको पढ़ने के लिए भी मिलती है। साथ साथ आप इन राब्ता साइटों के जरिए से हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के और इंस्टाग्राम के जरिए से आप हम तक कुछ बातें पहुंचाते हैं, प्रोग्राम की अक्कासी करते हैं, प्रोग्रामों की खामियां हम तक पहुंचाते हैं और हम कोशिश करते हैं हर दिन जो आपका फीडबैक हम तक आता है उसे सही सिमत में आगे लिया जाए, पॉजिटिव मैनर में लिया जाए। आपके तनकीद को भी बराए तामीर लेते हुए हम हर दिन कोशिश करते हैं कि नए अंदाज में आपके सामने प्रोग्राम को तरतीब तहरीर करके सामने रखें। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार, ये मोहब्बत आज भी आपका हमारे साथ रहेगा। फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। पहले पड़ाव पर आते हैं, हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं। आज तारीख में क्या कुछ हो चुका है, फटाफट से चंद अहम तरीन वाक़ात रखेंगे मेरे साथी इस वक्त आसिफ रशीद स्टूडियो में मौजूद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत। 8:39, 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। सैटरडे यानी हफ्ते का आखिरी दिन, साल 2025, दूसरा महीना शुरू हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द डे में हमारी कोशिश और तरजीह ये रहती है कि अहम तरीन वाक़यात तारीख के आईने में जो सबसे अहम रहे हैं या घटनाएं या इंसिडेंट्स वो आपके सामने रखें। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में आज फरवरी की चूँकि पहली तारीख है, दूसरा महीना शुरू हो चुका है और आज बड़े इवेंट्स हुए हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि आलमी तारीख में भी। आज ही का दिन था ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 1787 में, जब बाज़ाब्ता तौर पर 1 फरवरी को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ओहदे का हल्फ लिया। 1787। 1827 में बंगाल क्लब ऑफ कलकत्ता की तश्कील आज ही के दिन अमल में आई। साल 1831 मुल्क में पहली ललित कला नुमाइश कलकत्ता के अंदर मुनाकिद हुई। दिन आज का था, तारीख 1 फरवरी। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग को सिक्किम से लीज पर आज ही के दिन लिया। आज ही के दिन 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज का कयाम अमल में आया। 1884 में मुल्क में डाक बीमा स्कीम आज के दिन नाफिज हुई, शुरू हुई। इम्प्लीमेंटेशन का काम सरकारी तौर पर आज के दिन किया गया। फरवरी की पहली तारीख थी। साल 1977, दिन आज का तकरीबन 48 बरस कबल हिंदुस्तान कोस्ट गार्ड का कयाम अमल में आया और सलामती के हवाले से जो आज भी बड़े इकदाम उठाए जाते हैं। कोस्ट गार्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, खास तौर से उन हिस्सों के अंदर जहां पर समुद्र के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग भी हमसाया ममालिक की तरफ से हुई है। कोस्ट गार्ड्स ने बड़ा कलीदी किरदार इस लानत से बचाने में मुल्क के लिए किया है। 1972 में हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तश्कील अमल में आई। दिन आज का था। तो इस तरीके से आज इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तश्कील के बाद जब आज दिन मनाया जाता है तो तकरीबात भी मुतल्लिका इदारे की जानिब से होगी। 1979 में आयतुल्लाह ख़मनी 15 साल जलावतनी के बाद ईरान वापस लौटे और ये वो वक्त था जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। इक़्तिदार एक शख्सियत से छिना और दूसरे के पास चला गया और तब से ईरान में गुज़श्ता आप कह सकते हैं कि 50-52 बरसों से इसी निज़ाम के तहत चलता है। शरिया निज़ाम या मुल्क के अंदर एक नया दौर 1979 में शुरू हुआ था। दिन आज का था। आयतुल्लाह ख़मनी की वापसी के साथ 15 साल की जलावतनी के बाद वापस ईरान आज लौटे। साल 1958 दिन आज का था जब इजिप्ट या मिस्र और शाम ने मुत्तहिदा अरब जमहूरिया में आज ही के दिन इक़दाम के मंसूबे का ऐलान किया था। 1924 में बरतानिया ने सोवियत यूनियन को तस्लीम किया। 1924, 100 बरस कबल आज के दिन यूएसएसआर को तस्लीम करने का फैसला बरतानिया की जानिब से पहली मरतबा लिया गया। साल था 1884। दिन आज
जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पहले नुस्खे की इशाअत हुई। दुनिया भर के अंदर चलने वाली ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, जिसकी आप कह सकते हैं कि शुरुआत आज के दिन हुई, पहला नुस्खा दुनिया के सामने आया और इसका पहला नुस्खा जिसकी इशाअत 1 फरवरी 1884 हुई और आज तकरीबन 150 बरस होने लगे हैं। आज तक ये सिलसिला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के इस नुस्खे के बाद चलता है। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाकयात, बड़े इवेंट्स, बड़ी घटनाएं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तारीखी एतबार से आज का दिन एक बार फिर से अहमियत का हामिल है। आज आप कह सकते हैं कि तारीख का एक और बाब शुरू होने जा रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि आलमी सतह पर कुछ बड़े फैसले, जिसकी वजह से 1 फरवरी को मजीद आने वाले वक्तों में याद किया जाएगा। तो आज 1 फरवरी दिन में जो हलचल रहने वाली है, सबसे पहली और बड़ी खबर, हिंदुस्तान की नजरें दारुल हुकूमत दिल्ली पर है, तो शुरुआत दारुल हुकूमत से ही खबरों की जाए। चलिए जनाब, खबर का आगाज दारुल हुकूमत दिल्ली से करते हैं, जहां पर लोकसभा का इजलास कल तो शुरू हुआ, जहां पर मुश्तरका इजलास से द्रौपदी मुर्मू सदर हिंद ने खिताब किया, जिसके फौरन बाद इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल की गई। और आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि सुबह 11 बजे वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन एक और तारीख को रकम करने जा रही है और तारीख में एक और बाब को तहरीर किया जा रहा है और वो ये होगा कि 8वीं मरतबा बहसती वज़ीर ख़जाना वो मुकम्मल बजट पेश करने जा रही है। और आज सबकी नज़रें नई दिल्ली पर रहेंगी, जहाँ पर वज़ीर ख़जाना अपना बजट अवाम के सामने रखने जा रही है कि मुल्क का बही खाता किस तरीके से चलेगा, किस सेक्टर में क्या कुछ होगा। लेकिन तमाम तर नज़रें जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो 2024-25 सामने आया, उसके बाद अब सबकी नज़रें जो है वो वज़ीर ख़जाना पर रहेंगी, जब वो 11 बजे ऐवान के सामने आएंगी और अपना बजट पेश करना शुरू करेंगी। बजट को लेकर अगरचे अवाम की आरा और राय अपनी जगह पर है, कुछ लोगों का मानना है कि टैक्स स्लैब जो है उसमें थोड़ी सी बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन इतलात और ख़बरों के मुताबिक जहां इनकम टैक्स स्लैब में एक नया रिवीजन सामने रखा जाएगा, वहीं पर नए टैक्स निज़ाम, न्यू टैक्स रिजीम को भी राज करने की बात सामने आ रही है। जहां आज प्री बजट डिस्कशंस की जहां तक आप बात करें, जहां पर वज़ीर ख़जाना ने मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों के साथ बात की, वज़राए ख़जाना के साथ बात की और दीगर लोगों के साथ बात की, वहीं पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यानी 3.0 हुकूमत वाली का आज पहला बजट, मुकम्मल बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस बजट इजलास के दौरान बेरोजगारी पर काबू पाने, सन्नती इनकलाब को आगे लाने और साथ साथ दीगर मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जिसका इशारा कल सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में भी किया। लेकिन जब आप इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट यानी जो टेबल कल की गई है साल 2024-25 के हवाले से, तो उसमें जीडीपी की जो बात कही गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के हवाले से, तो वो ये बताया गया कि 6.3% से ये बढ़कर 6.8% तक चली जाएगी। ये वज़ीर ख़जाना और वज़ारत ख़जाना की उम्मीद है। जहां सिर्फ 6.3 से 6.8 जीडीपी जाने की बात है, तो जो लक्ष्य सामने रखा गया था कि हज़ारों ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें मजीद वक्त जो है वो लग सकता है। मुबस्सिरीन का इस तरीके का मानना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मुलाजमीन पर मुलाजमीन जो है वो आज वज़ीर ख़जाना की ओर मुकम्मल तौर पर देखेंगे। न सिर्फ यहाँ पर यह होगा बल्कि रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी के हवाले से भी कुछ अहम तरीन इक़दाम का ऐलान आज किया जा सकता है। सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया चैलेंज उभर कर सामने आया है, उसमें मुल्क किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस ज़िमन में भी हमारे ज़राया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना जो है वो आज खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो दे सकती है। बजट इजलास 31 जनवरी को शुरू हुआ था, आज दूसरा दिन है। वज़ीर ख़जाना आज ऐवान के सामने अपना बजट पेश करेगी और इसी तरीके से ये इजलास जो है 1 फरवरी से जो शुरू हुआ है ये लगातार जारी रहेगा कुछ दिनों के लिए, जिसके बाद दूसरे सेशन में भी इस पूरे मामले पर बातचीत होगी। ताहम सदर हिंद की तरफ से पेश की गई तहरीक जो है, जो खुतबा दिया गया है, इसको समेटा भी जाएगा। मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से कल से इस पर डिस्कशंस भी होंगी और माना जा रहा है कि 4 फरवरी को वज़ीर आज़म जो है ऐवान के अंदर मौजूद रहेंगे, जब वो इस पूरी तकरीर को समेटेंगे और शुक्रिया की तहरीक को समेटते हुए जो सदर हिंद के बात पर जो है वो अपनी बात रखेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि आज सबकी नज़रें
अपोजिशन पर भी रहेंगी। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और दीगर जमातें किस तरीके से आज के बजट को देखेंगी। अगर तो सुबह उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें ज्यादा कोई राहत आम आदमी को नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके का इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट सामने आया है उसके बाद जो हालात बन रहे हैं और जो आलमी सतह के हालात हैं उसमें ज्यादा कोई राहत की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, यह कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सबकी नजर 11 बजे पर, जहां पर ऐवान का इजलास शुरू होगा और इस ऐवान के इजलास के अंदर वजीर खजाना अपना बजट जब सामने रखेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको मिली राहत, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आएंगे, पूरे दिन हम वहां पर आपको अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया साइट्स पर भी रहेंगे आप हमारे साथ, और टेलीविजन चैनल पर मुकम्मल तौर पर एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ सुबह 11 बजे से ज्वाइन करना शुरू करेंगे, जो रात 7 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 11 बजे नशरियात बराह रास्त JK 24/7 और गुलिस्तान न्यूज़ पर आप देखेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। बात जब मरकज़ के हवाले से हो रही है तो नज़रें सबकी टेक्नोलॉजी पर भी हैं और दुनिया भर के अंदर होने वाली पेशरफ्त या टेक्नोलॉजी के एतबार से अहम तरीन इकदामात पर भी नज़र, और बड़े ममालिक जिनमें अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोप के साथ साथ भारत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र लगी हुई हैं। इस ताल्लुक से बड़ा इंपॉर्टेंट एक समिट होने जा रहा है जिसमें आप सब जानते हैं दुनिया भर के अंदर दौरे हाजिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है। तो दूसरा हफ्ता जो फरवरी का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मसनूई जहानत या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं। इस पर एक बड़ा समिट 10 और 11 तारीख को पेरिस के अंदर होने जा रहा है और तवक्को ये की जा रही है कि भारत का भी इसमें कलीदी किरदार होगा और खुद वज़ीर आज़म न सिर्फ पेरिस बल्कि इसके बाद अमेरिका दौरे का मंसूबा भी बनाने की तैयारियों में भारत सरकार जुड़ी है और बहुत जल्द वजारत खारजा इस ताल्लुक से भी अपडेट या ब्रीफ कर सकते हैं। हो सकता है कि 14 और 15 फरवरी को अगर ऐसा हुकूमत की जानिब से इसी प्लान को हतमी शक्ल दी जाती है तो इस बड़े समिट को जो 10 और 11 फरवरी को होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े ममालिक की क्या स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस है या उनका आगे का प्लान है, उस ताल्लुक से तफसीली तबादला ख्याल पेरिस के अंदर होगा। उसके बाद 14 और 15 फरवरी को मुमकिन है कि वज़ीर आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 तारीख के इक़्तिदार में आने के बाद पहला अमेरिका का दौरा भी करें और आला सतही मुलाकातों का प्लान भी सरकारी ज़राए के मुताबिक तैयार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरात, फ़ायदे और तमाम मामलात को लेकर आला सतही इजलास पेरिस के अंदर होने जा रहा है जो 10 और 11 फरवरी को होगा और इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत खुद भी करेंगे। ताहम डोनाल्ड ट्रंप जो नौ मुंतखबा अमरीकी सदर है उस हवाले से भी कोई भी इतला नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आज खुद आएंगे या उनके नुमाइंदे पेरिस के अंदर मौजूद रहेंगे। ताहम ये इतला वजारत खारजा की तरफ से ज़रूर दी जा रही है कि वज़ीर आज़म का प्लान तरतीब दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस और नई दिल्ली के बीच में तबादलों और का सिलसिला तेज हो गया है और इतलात और खबर यह है कि 14 और 15 तारीख को वजीर आज़म जो है वो अमेरिका में मौजूद रहेंगे, जहां पर व्हाइट हाउस के वो मेहमान होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के वो मेहमान होंगे। इस दौरान बाहमी मुलाकातों का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा, दोनों लीडर्स मुलाकात करेंगे और ये पहला मौका होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जीतने के बाद वजीर आज़म जो है वो अमेरिका जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। ताहम इस ज़िमन में अगरचे अभी कोई हतमी तरतीब सामने नहीं आई है, ताहम टेंटेटिव डेट 14 और 15 तारीख अमेरिका का और 9 और 10 तारीख को पेरिस के हवाले से सामने आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि ये एक नया इनकलाब है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बहुत सारी राहत सामने आएगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हज़ारों लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो है वो बेरोजगार भी हो सकते हैं। दुनिया भर के अंदर इसके पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को खंगाला जा रहा है। इस बीच अहम तरीन इजलास पेरिस के अंदर है, दुनिया भर के चोटी के लीडर जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको सेफ जोन में लिया जा सकता है। ताहम अमेरिका का दौरा 14 और 15 तारीख और 10 और 11 को पेरिस का दौरा होगा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी साहब का। इस ज़िमन में वजारत खारजा भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की बात चली है तो आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक हुक्मनामा जारी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है और यह हुक्मनामा जारी होने और बात सामने आने के बाद दुनिया भर की सियासत में गर्माहट भी देखने को मिली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और तेल और गैस पर 18 फरवरी से
टैरिफ आयद करने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की तरफ से रात देर गए कर दिया गया है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस नहीं रुका है, बल्कि गजा की सूरत हाल पर भी उनका दोबारा से बयान आया है। उर्दुन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल करें, यह डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा फिर बयान आया है, जिसका पलट बयान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से मुंतकिली और बेदखली का जो अमल शुरू किया जाएगा, ये इंतहाई संगीन होगा फ़लस्तीन, गजा और आसपास की रियासतों के लिए, और ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं होगा। इन्हें 2 बड़े बयान कल व्हाइट हाउस से सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्टील, एल्युमिनियम, तांबा पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रोया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ का निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के साफ अल्फाज है, कोट अनकोट करके हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि उर्दुन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल करें। रूसी सदर से बात कर रहे हैं, कुछ अहम पेशरफ होने की उम्मीद है। यानी रूस के साथ मुज़ाकरात को तेज किया जा रहा है, रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है, और पानामा कैनाल को दोबारा हासिल करने का हदफ मुकर्रर कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वाज़ेह रहे कि इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस का कहना था कि 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर 25%, जबकि चीन से अमेरिका भेजने वाले पर सामान पर 10% ड्यूटी का इतलाक होगा। ये अहम और बड़ी पेशरफ्त है तिजारत के हवाले से। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उन्होंने इमदाद देने के हवाले से भी अपनी एक बात सामने रखी थी, इमदाद को बंद कर दिया जाएगा, जिससे ये साफ हो गया था कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरीके की हो सकती है। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का जो तिजारती माहौल है, इसको मजीद सख्त करने की बात भी कही जा रही है। व्हाइट हाउस का कहना है कि 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर जो टैरिफ है, इसका इतलाक हो गया है, और टैरिफ आयद होने से तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा हो रहा है। यानी मजीद तेल का जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो दुनिया भर के अंदर माइशत किस तरीके से हो सकती है, भारत पर किसका इतना असर होगा, वो सबके सामने। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और मेड इन अमेरिका पर सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज करे हुए हैं, और तमाम तर इकदाम जो वो ये उठाए जा रहे हैं कि अमेरिकी इकोनॉमी और डॉलर को किस तरीके से मजबूत किया जाए। चीन और दीगर मुल्कों पर फिलहाल पहली गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि क्लियर कर दिया गया है कि मुख्तलिफ ममालिक अगर तिजारती सतह पर या किसी भी तरीके से ट्रेड के हवाले से सख्ती बरतते हैं, इकदाम उठाते हैं, तो कोई फर्क अमेरिका पर नहीं पड़ेगा। यानी जो मंसूबा इक़्तिदार में आने से पहले या जो एक तरह का आप कह सकते हैं मंशूर था डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का, वो साफ कर दिया गया है, जिसके मुताबिक काम हो रहा है। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एंटोनियो गुटेरेस का एक बयान जो आपके सामने इशफाक ने रखा था, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रख दी, क्योंकि ये बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है और आया भी उस वक्त जब सूरत हाल इंतहाई संगीन बन रही थी उस खित्ते के अंदर, जहां पर 50,000 के करीब लोगों की जाने गई और सूरत हाल काफी खराब भी दिखाई दे रही थी। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि अगर आज के वक्त में किसी भी तरीके से शहरियों को निकालने का ये जो मंसूबा है, तो दुनिया अगर इस अफसोसनाक अमल को देखती रहेगी और वो भी खामोशी के साथ, शायद इससे बदतर दिन नहीं होगा। अपडेट ये भी है कि अगले मरहले में 183 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा इजराइल की जानिब से, और यह हो सकता है कि आज शाम या कल सुबह तक किया जाएगा। लेकिन अगर फलस्तीनियों को गजा से निकाला जाता है तो शायद इससे बुरा दौर नहीं होगा। लेकिन साथ साथ अपडेट ये भी कि ट्रंप की जानिब से हमास के शहरियों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है वो भी इंतहाई खतरनाक है। सख्ती शुरू कर दी गई है अमेरिका के अंदर, और हमास के ग्रुप, जिसको एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर अमेरिका की जानिब से या इजराइल की जानिब से पेश किया जाता रहा, बाज़ाब्ता तौर पर अगर हमास के साथ कोई हमदर्दी रखता है या उनकी सपोर्ट की बात करता है तो उन तलबा के वीजे मंसूख करने का भी एक बड़ा प्लान
अमेरिकन गवर्नमेंट के जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया है। मुल्क भर के अंदर खबरें यह हैं कि इस वक्त हमास के उन तमाम हामियों के या वो लोग जो किसी न किसी तरीके से किसी एहतजाज में भी शामिल होते थे फ़लस्तीन के अंदर, गजा पट्टी के अंदर मुसलसल ये कह रहे थे कि आप सीज़ फायर की तरफ जाएं। एहतजाज में जो लोग शामिल हुए थे उन तक की आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दी गई है। और खबर यह है व्हाइट हाउस ने इस सिलसिले में सख्त हुक्मनामा जारी करके डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर एंटी सेमिटिज्म या यहूद मुखालिफ से निपटने के लिए, ये जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक सोच थी, उस सोच को खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करने जा रहे हैं। और इस ऑर्डर के तहत जितने भी गैर मुल्की शहरी बशमूल तलबा, स्टूडेंट्स जो फ़लस्तीन के हों, दीगर अरब ममालिक के, लेकिन किसी भी तरीके से हमास के साथ अगर उनका हमदर्दाना रवैया रहा या है तो उनको मुल्क बदर करने या फिर उन पर सख्ती करने और वीजे मंसूख करने का फैसला या प्लान व्हाइट हाउस ने तरतीब दे दिया है। चलिए, ये तीसरा अटेम्प्ट होगा। याद रखिएगा कि फ़लस्तीन, हमास, गजा और तमाम मामलात को लेकर हम देख रहे थे कि अमेरिका के दारुल-हुकूमत कैलिफोर्निया और दीगर मकामात पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे हुए थे, तलबा ने एहतजाज किया था, उनको अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं, मुल्क बदर करने की तैयारियां हो रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर व्हाइट हाउस ने इसका भी ऐलान कर दिया। छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर के अंदर बदला हुआ है। जम्मू के अंदर धुंध, कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है बताएंगे। न सिर्फ यहाँ पर हम रुकेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सूरत हाल बनी हुई है हमारे आबी ज़खायर की और उससे हमारी आज के दिन क्या परेशानी है। छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं 9 बज चुके हैं। अब जरा मौसम के हवाले से भी अपडेट आपको बताते चले। शुमाली भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बशमूल जम्मू सुबह इतलात है कि कई एक मकामात पर धुंध और कोहरे की वजह से सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, लेकिन जब आप बालाई इलाकों की तरफ जाएंगे, वादी कश्मीर, पीर पंचाल बेल्ट या चिनाब खित्ते में, तो पिछले 12 से 15 घंटों से हल्की बर्फबारी बालाई इलाकों में हुई है और कुछ एक इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी रुक रुक कर ही सही मगर हो रही है। मौसम ने करवट ली है। अगरचे महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है कि 8 फरवरी तक कोई बड़ी मौसमियाती तब्दीली नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी और निचले इलाकों में जो मैदानी इलाके हैं खित्ते के अंदर, वहां इस वक्त रुक रुक कर या वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। आप मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें भी साथ साथ देख रहे हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग और आसपास के इलाकों की। और कल बाद सहपहर जो बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि ताज़ा सुबह की तस्वीरें भी आप तक पहुंचे, लेकिन बेशतर हिस्सों से खबरें यह है कि जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। हल्की बारिश रामबन और बनिहाल के सेक्शन में है, साउथ कश्मीर वाली साइड है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर और लद्दाख को कनेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट रास्ता यानी श्रीनगर लेह हाईवे फिलहाल बंद है। किसी भी तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट नहीं, क्योंकि जोजिला से लेकर गांदरबल के ऊपरी इलाकों तक रात देर के तक बर्फबारी हुई है। और ये तस्वीरें श्रीनगर की जहां पर बारिश, और ये तस्वीर आपके सामने सोनमर्ग मार्केट की, यानी टनल को खोलकर उस हिस्से को जो आप कह सकते हैं सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बना था, लेकिन ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर बड़ा मुश्किल। रात से जो बर्फबारी शुरू हुई थी वो इस वक्त हमारी जानकारी जो है तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ रात के 12 बजे तक जमा हो गई थी, जिसका मतलब यह है कि सुबह पॉसिबल ही नहीं था कि यहाँ ट्रैफिक को चलाया जा सके। अगरचे BRO हुकाम अपना काम इस वक्त कर रही है, लेकिन खबर यह है कि फ़िलहाल लद्दाख से श्रीनगर की तरफ आना या जाना बहुत मुश्किल है। सुबह किसी को इजाज़त चलने की नहीं है। मुगल रोड मुसलसल बंद है, सिंथन टॉप बंद है, राजदान सड़क सुबह बंद हुई है, राजदान टॉप वाला जो इंपॉर्टेंट रास्ता है, और टंगदार करना को कनेक्ट करने वाला इंपॉर्टेंट रास्ता जो जिला हेडक्वार्टर से कुपवाड़ा को जोड़ता है, वहां पर भी 3 से 4 इंच बर्फ सुबह जमा निचले इलाके में हो गई है, यानी कुपवाड़ा टाउन तक हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे ये सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। इधर महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन की तरफ जाएं तो 8 फरवरी तक निचले इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से 7 से 8 दिनों तक जारी रहेगा, जिसका आज पहला दिन है। रियासती महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर श्रीनगर के अंदर कल पूरे दिन 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, और इसी तरीके से जो पहलगाम है, और ये तस्वीर अभी की है इशफाक, सुबह की। चलिए ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, आज सुबह की है, और पहलगाम के अंदर बारिश 1.6 मिलीमीटर, कोकरनाग के अंदर 0.4 मिलीमीटर, गुलमर्ग के अंदर 8.2 मिलीमीटर बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और जैसे आसिफ आपको बता रहे थे कि आज तो 1 तारीख है, 1 फरवरी है, मतला बरालूद रहेगा। कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। शहर श्रीनगर के अंदर सूरत हाल भी इसी तरीके की रहेगी, और यही वजह कि जम्मू सुबह आते आते धुंध हल्की सी सही सुबह बहुत सारे इलाकों के अंदर देखने को मिली, जिसकी वजह से कौमी शहरा पर सफ़र जो है वो थोड़ा सा मुश्किल सुबह ज़रूर देखने को मिला है। इस बीच 2 फरवरी से 3 फरवरी के दरमियान मतला बहुत ज़्यादा बरालूद बालाई इलाकों के अंदर रह सकता है। 4 तारीख से 8 तारीख के दरमियान शहर श्रीनगर समेत जम्मू सूबे के बालाई इलाकों और मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। ये बारिशें, ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, पहले वो हम आपके सामने रखें, उसके बाद इस खबर पर आएंगे। क्योंकि अगर ये बर्फबारी आज नहीं जम के हुई, बारिशें ज़ोरदार नहीं हुई, तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर, और हम एक और मुसीबत की ओर चले जाएंगे। इसलिए रहमत बारा और इस सफ़ेद रहमत और सफ़ेद बारिश के लिए हम सब दुआगो हैं कि जमकर आएँ, बहुत देर तक आएँ, ताकि सूरत हाल हमारे आने वाले दिनों के लिए बेहतर हो सके। फिलहाल सुबह की तस्वीरें ज़िला कुपवाड़ा की, ज़िला हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों की और शहर श्रीनगर की, जहां पर बारिशें और बालाई इलाकों की तरह हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। इस बीच इतला ये कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर मामूल के मुताबिक परवाज़ों का आना जाना जारी है। हंदवारा, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, सोनमर्ग मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें, और ये अब से चंद मिनट की पहले की तस्वीरें हैं, जिसका मतलब है कि इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है। प्रिडिक्शन शायद थोड़ी सी इधर उधर हो,
लेकिन जो कहा जा रहा था कि कोई बड़ी मौसमियाती तब्दीली नहीं, लेकिन बहुत सारे जो गांव देहात हैं या आप कह सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर या रूरल बेल्ट में काश्तकारों को एक तरह से राहत भी मिली। ये तो एक खबर आपके सामने, ये बारिशें और ये बर्फबारी जरूरी क्यों है ये इस खबर से आपको समझ आ जाएगी। जरा आपको सरहदी जिले की तरफ लेकर चलते हैं। एडवाइजरी एक गुज़श्ता दिनों जारी हुई थी कि आग मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात के अंदर लग सकती है। पहले एक, फिर दूसरा, अब तीसरा इलाका धारी डबसी जंगलात। ये वो इलाका है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब करीब का इलाका है। मेंढर पूंछ के अंदर आग लगने के बाद धमाकों की भी आवाजें सुनी गई हैं और कहा जा रहा कि शायद लैंडमाइन ब्लास्ट हुई हैं। धारी डबसी गांव के अंदर रात तकरीबन 2 से 3 बजे तक इतलात ये थी कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका था, लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है कि LOC के इस पास वाले इलाके में जो हद मुतारका या भारत पाकिस्तान का जीरो लाइन भी ये कहलाता है, इस एरिया के अंदर मौसम रात से तब्दील हुआ है। हल्की बारिश सुबह से हो रही है, थोड़ा सा कंट्रोल में आग हुई है। अच्छा, ये कहीं है ना समझे कि जनाब बादल उड़ रहे हैं, ये जंगल में आग लगी है और जंगल के आग का धुआं इस कदर घना है आसमान के ऊपर कि आपको लग रहा है कि शायद बादल चल रहे हैं और बादल जैसी सूरत हाल है। दरअसल जंगल जल रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आग लगी है, धमाकों की आवाज हो रही है क्योंकि लाइन माइन भी कहीं ना कहीं बिछे हो सकते हैं। लेकिन इस बीच अब इतला ये कि जो हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं उससे कहीं ना कहीं राहत। तारिक अली काज़मी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, जरा अपडेट करें कि किस सेक्टर में ये इस वक्त ये घना धुआं है और कब से ये धुआं चल रहा है, और अभी ताज़ा तरीन खबर क्या आपके पास है, इंतजामिया क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले को देखते हुए? सरहद पे जितने भी जंगलात थे उनमें लगातार जो है आग लगी हुई थी, चाहे हम वो बालाकोट सेक्टर की बात करें, मनकोट की बात करें या मेंढर सेक्टर की बात करें। ये तीनों सेक्टर जो हैं इनका जो सरहदी इलाका है वो जंगल से ढका हुआ है। आपको बता दें कि कल भी जो है वो मनकोट और मेंढर सेक्टर का जो एडजाइनिंग एरिया था, जो जंगलात थे, वहाँ बड़ी आग लगी हुई थी, जो कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोशिश की जा रही थी आग के ऊपर काबू पाया जा सके, लेकिन वहां पे आग पे काबू पाया जाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वहां रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां पानी के जराए जो है वो कम थे। अलबत्ता जो ही आज सुबह के टाइम 2 से 3 बजे के बाद जो ही हल्का फुल्की बारिश शुरू हुई, तो अभी सुबह तक जो है जो जराए के हवाले से खबर आ रही है कि आग के ऊपर काफी हद तक जो है वो कंट्रोल पाया गया है। और अभी भी जो है उस एरिया के जो लोग हैं, जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, वो ये दुआ कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हो और साथ से बारिश के साथ तफसीलात फराहम करने के लिए ताहिर अली काज़मी हमारे साथ थे। तफसीलात फराहम कर रहे थे मेंढर के उस इलाके से जहां पर कहा जा रहा था कि आग ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा राहत इसलिए मौसम तब्दील हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि चिनाब बेल्ट के साथ पीर पंचाल खित्ते में भी उस बेल्ट के अंदर जो सरहदी बेल्ट है, लेकिन मौसम तब्दील हुआ है, उस हिसाब से भी थोड़ी सी राहत की खबर है। अब आगे बढ़ेंगे, बात अब ज़रा बिजली के हवाले से करेंगे। ये विंटर जिस हिसाब से हमने देखा है, मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखी हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि शायद जैसे आप सरमा से गर्मा की तरफ जाएंगे थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन ऐसा फिलहाल इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। इशफाक, बिल्कुल, चूंकि हमारी तमाम बिजली की पैदावार जो है वो पानी से है और 80-90% बिजली की पैदावार जब पानी से हो तो सूरत हाल ये है कि पानी के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। पानी का फ्लो चाहे वो जहलिम के अंदर हो या दीगर मकामात पर हो, जिस रफ्तार के साथ चलता था और जिस तरीके से वो पावर हाउस तक आता था वो लगातार कम हुआ है, जिसके बाद माहिरीन बिजली का ये मानना है कि आने वाले गर्मियों में भी आँख मचोली बिजली की जारी रहेगी। और एक बड़ा दर्द सर इस नई हुकूमत उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत के सामने है। कश्मीर के अंदर हाइड्रल पावर जनरेशन तकरीबन 75% से ज़्यादा गिर गई है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रल पावर यानी पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसमें गिरावट आई है तकरीबन 76%। फिलवक्त 24 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है, जबकि हदफ हमारा सूबा कश्मीर के होता था 250 मेगावाट। 250 मेगावाट के मुकाबले में 24 मेगावाट बिजली इस वक्त पैदा हो रही है। और ये इसलिए कम हो रही है कि फ्लो ऑफ द वाटर है, जो पानी का बहाव है वो बहुत नीचे चला गया, बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से
40 मेगावाट पावर जहलिम से बनती है, और यह भी तब बनती है जब आप पानी के बहाव को बनाने की भरपूर टेक्निकल कोशिश करते हैं, और रात को यही बहाव जो सिर्फ 5 मेगावाट तक चला जाता है, और फिर 15 मेगावाट कंगन से आपके पास आते हैं, 15 कंगन से 5-10 मेगावाट आपको जहलिम से आते हैं। और ये पानी का जो बहाव है, अगर आप कंगन की बात करें जो हमारे पास एदाद शुमार है, चूंकि मैन मशीनरी काफ़ी पुरानी है, वहाँ पर एक जो नया निज़ाम होना चाहिए था वो है नहीं हमारे पास में, नई मशीनरियाँ लगानी थी, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं है, हमारी किसी भी हुकूमत ने नहीं दी है, न मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, तो बहरहाल वो अलग मौजू है। लेकिन कंगन जहाँ पर आपको पानी अवेलेबल है, लेकिन जितना पानी अवेलेबल है वहाँ पर आप एक ही मशीन को चला पाते हैं, और जिसकी कैपेसिटी 150 मेगावाट है, लेकिन उन 150 में से इस वक्त कंगन पावर हाउस जो है वो आपको 15 से 20 मेगावाट के दरमियान ही बिजली दे पा रहा है। तो टोटल जो 1200 के करीब जनरेट किया जाता है पूरे जम्मू कश्मीर से, तो ज़रूरत थी 2250, 1200 आपके पास है, तो सूरत हाल ये है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जनाब शॉर्टेज हो गई है 80%, यानी बारिशें वक्त पर नहीं गिरी, बर्फबारी वक्त पर नहीं हुई, ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघले, उसकी वजह से जो पानी का बहाव था हमारे बड़े स्ट्रीम्स के अंदर, जहाँ पर जहलिम है, जो कंगन का पावर प्रोजेक्ट है, दीगर नाले हैं, वहाँ पर पानी का बहाव कम हुआ। नवंबर दिसंबर में जो 80% डेफिसिट ऑफ रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से सूरत हाल ये है कि पानी पर बिजली पैदा करने का जो ख्वाब हमारा था शायद वो शर्मंदे ताबीर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी डेफिसिट ऑफ स्नोफॉल, डेफिसिट ऑफ रेनफॉल हुआ है। इसीलिए सब लोग दुआ करें जी, वरना मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी आने वाली सरमा में। पीडीडी के जो हमारे जिम्मेदार हैं उनका मानना है कि आगे होगा क्या, अभी तक कोई भी राहत कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि जो माहिरीन है उनका मानना है कि विंटर तो विंटर, समर में भी पावर ब्रेक्स बड़े पैमाने पर देखने को सूबा कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात बिजली के हवाले से थी जो आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखी हैं। मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन दीगर कई मंसूबे भी हैं जिनके ताल्लुक से बात करना है, और बात ज़रा उस रेल मंसूबे की जिसके ज़रिए वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ कुछ दिनों के बाद जुड़ जाएगा, यानी मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और ख्वाब भी पूरा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा मंसूबा या बड़ा प्लान मरकजी हुकूमत का कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि वादी कश्मीर के साथ साथ रेल मंसूबे के जरिए लद्दाख खित्ते को भी मुल्क के साथ जोड़ा जाए, और इस सिलसिले में पेशरफ्त भी हुई है। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कश्मीर के बाद कम से कम लेह जिले तक रेलवे के जरिए कनेक्टिविटी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक इब्तदाई मराहिल में सर्वे भी किया गया है, जहां पटना बिहार की एक कंपनी की जानिब से जिसको जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी, और इससे पहले आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के जरिए लेह मनाली जो रोड है, कुछ टनल्स, कुछ बड़ी सुरंगें और इंपॉर्टेंट रास्ता जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है उस साइड से जुड़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ भी राब्तों को या रेल कनेक्टिविटी के जरिए खित्ते को बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने का एक बड़ा मंसूबा, और इतलात के मुताबिक इब्तदाई मराहिल में बाज़ाब्ता तौर पर सर्वे का आगाज भी रेलवे की वजारत की इजाजत के साथ कर दिया गया है। बड़ी खबर यह कि 460 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन बिछेगी, और ये रेल लाइन अब लद्दाख को पूरे मुल्क के साथ जोड़ेगी, और इस ज़िमन में पटना की कंपनी स्काईलार्क कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैक लगाने और सर्वे करने का काम जो है वो सौंपा गया था, जिन्होंने इब्तिदाई मरहला जो सैटेलाइट बेस मैपिंग होती है उसे मुकम्मल कर दिया है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर निशान लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। यानी ज़मीन पर अब निशान लगाए जाएंगे कि कहां कहां से ट्रैक ने चलना है और उस ट्रैक को कहां से बिछाया जाएगा। सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक करते हुए हमारे बता रहे हैं कि बिलासपुर, मनाली, लेह की जो रेल लाइन होगी ये 3 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी, और कुल मिलाकर ये 3 मरहले जो हैं ये 460 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा ट्रैक होगा, जो मुख्तलिफ पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ेगा। इस पूरे मरहले पर 20 जनवरी से ज़मीनी सतह पर काम शुरू हो गया। एक तो सैटेलाइट मैपिंग थी वो मुकम्मल हो गई है, अब ज़मीनी सतह पर काम शुरू हो गया है, और टॉवर लगाना यानी निशान लगाना कहां कहां से ये ट्रैक गुजरेगा, बिलासपुर से लेह तक मनाली के रास्ते से, इसमें अब टॉवर
जमीन पर घसीट लगाए जा रहे हैं ताकि एक लाइन खींची जाए कि कहां से इस सर्वे को मुकम्मल किया गया है और कहां कहां से ये ट्रैक जो है वो जाएगा। याद रखिएगा, दिसंबर 2024 मेंबर पार्लियामेंट जो थी कंगना रनावत, मंडी की है ये, जब रेलवे का बजट सामने आया था अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट के अंदर, तो उस वक्त उन्होंने इस पूरे मंसूबे पर खुलकर बात की थी और उसी वक्त रेलवे वजारत ने यह कहा था कि मनाली को लद्दाख लेह के साथ जोड़ने का मंसूबा हाथ में लिया गया है। लेकिन अब खबर यह है कि सिर्फ वो बातों तक ही नहीं रही, बल्कि सर्वे मुकम्मल हो गया है मंडी से लेकर आगे तक, और ये दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला से होते हुए फिर दिल्ली तक ये रास्ता जो है वो चलेगा। तो फिलहाल लद्दाख के लोगों के लिए एक बड़ी राहत कि कश्मीर के बाद अब प्रोजेक्ट 2 लद्दाख के अंदर शुरू किया जा रहा है और लद्दाख के लिए भी रेल रास्ता जो होगा वो मनाली से होते हुए लेह तक चला जाएगा और उसके बाद से करगिल लाने की भी बातें हो रही है। और इस ज़िमन में जो सैटेलाइट इमेजिंग का सिलसिला है वो मुकम्मल कर दिया गया है। 20 जनवरी से बाकायदा तौर पर जमीन पर काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द फाउंडेशन स्टोन इस ज़िमन में वजीर आज़म साहब डालेंगे। इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है, यानी लद्दाख के लोगों के लिए एक और जमीनी रास्ता बनेगा जो एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब आप इसको स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये बड़ा हसास इलाका है। एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से पाकिस्तान है। चीन के साथ मशरकी लद्दाख के अंदर क्या कुछ हुआ गुज़श्ता साल के दौरान वो सबके सामने है। इस बीच रसूल रसाइल यानी आमदरफ्त तेजी के साथ बढ़ता रहे, बिला खलल चलता रहे, ये रेल लाइन एक मुतबादिल के तौर पर काम कर सकती है। स्ट्रेटजिकल पॉइंट्स तक सामान, आलात और अफराद को पहुंचाने के हवाले से लद्दाख के लिए बड़ी खबर कि मंसूबा मुकम्मल, जमीनी सूरत-ए-हाल पर काम और बहुत जल्द लेह तक अब भी ट्रेन सर्विस शुरू होगी और इस ज़िमन में 3 मरहलों के तहत काम किया जाएगा और वजीर आज़म दफ्तर और रेलवे वजारत इस पूरे मामले पर यकसा काम कर रहा है। चलिए, ये तो एक बड़े मंसूबे की बात थी, लेकिन साथ साथ एक और बड़े मंसूबे की तरफ आपको लिए चलेंगे और ये मंसूबा कई बरस पहले शुरू हुआ था। लेकिन बदकिस्मती ये कि साल 2025 में इस उम्मीद के साथ कदम रखा था कि वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे में भी ये मंसूबे सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे और इनसे वो लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, मुस्तफ़ीद भी होंगे। और बड़ी बात ये थी कि इन बड़े मंसूबों से मकामी सतह पर जो लोग हैं, शहरी हैं, मजदूर हैं, उनको या जो मुतवस्त तबका है वो बराह रास्त इससे मुस्तफ़ीद होगा। बात उस गंडोला प्रोजेक्ट की जो जम्मू के 2 खूबसूरत इलाकों को कनेक्ट करता है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि जम्मू के इस इलाके में जो आप जानते हैं कि मोहमाया मंदिर के एरिया को जोड़ने का एक मंसूबा था और बाज़ाब्ता तौर पर यह गंडोला प्रोजेक्ट जो पीरखो से शुरू होता है साल 2020 में मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन आज जब आप मकामी लोगों का रिएक्शन इस पर लेते हैं और सूरत हाल देखते हैं, जिस तरीके से इस इलाके को छोड़ा गया, ऐसा महसूस होता है कि शायद इस जानिब कोई तवज्जो ही मकामी इंतज़ामिया या LG या मौजूदा गवर्नमेंट की गई हो। ये वो बड़ा मंसूबा जिस पर 74 से 75 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। जम्मू सूबे का अहम तरीन इलाका और गंडोला पीरखो से मोहमाया मंदिर तक मौजूदा वक्त में बंद पड़ा है। टिकट काउंटर, एक तस्वीर आपके सामने, कोई भी शख्स यहाँ पे आपको नक्लो अमल करता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ बड़ी बात इस हिसाब से भी थी कि जम्मू सूबे के अंदर सबसे बड़े और मेन रोपवे प्रोजेक्टों में से एक था। शुरुआत में काफ़ी हंगामा भी हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जब चीज़ें दुरुस्त हुई, खदशात को दूर किया गया और प्रोजेक्ट बनते बनते भी एक हादसे के दौरान 4 से 5 मजदूरों की जान गई थी। उसके बाद चीज़ों को संभाला गया। आज के वक्त में ये पूरा इलाका सुनसान नजर आता है। नाराजगी मकामी लोगों की इसलिए भी बढ़ रही है कि 74 से 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कहा जाता है कि 1995 में पहली बार इस मंसूबे के लिए प्लान बना था। उसके बाद कई हुकूमतें आई, चली गई और बिल आखिर ये मंसूबा 2020 में मुकम्मल किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के होते हुए। लेकिन आज केबल कार कॉरपोरेशन हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, दीगर मुतलकीन हो, हर एक पर सवाल इसलिए क्योंकि मकामी लोग सिर्फ इसलिए नाराज़ हैं कि अगर इतना बड़ा मंसूबा इतनी कसीर रकम खर्च करने के बाद बन गया, मुकम्मल है, तो फिर इस्तेमाल करने में परेशानी क्या। दौरे हाजिर में मुसीबत यह है कि ये भी कहा जा रहा है कुछ लोग आते जाते हैं यहाँ पर, कुछ गैर मुल्की सयाह भी पिछले दिनों में आए लेकिन यहाँ से वापस इसलिए गए क्योंकि यहाँ कोई चलाने वाला नहीं। अब कुछ टेक्निकल परेशानी क्या है, ऑफिशियल वर्जन का इंतजार रहेगा, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल इस वक्त क्या है, मकामी लोगों की सुनिएगा जिनका बराह रास्त आप कह सकते हैं रोजी रोटी इस मंसूबे के साथ जुड़ी है।
गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने भी एक जायजा लेने की कोशिश की। जरा एक शॉर्ट रिपोर्ट देखिएगा, चीजों को बारीकी से आपको समझ आ जाएगी कि इसके 2 जोन बनाए गए थे, लेकिन इस वक्त दोनों जोन्स में गंडोला बंद पड़ा है। मेरा नाम एजाज अहमद है। और यहाँ पे गंडोला बंद है, जी जी, कितना नुकसान आप देखते हैं? बहुत सारा नुकसान है यहाँ पे, काफ़ी नुकसान होता है। टूरिस्ट वगैरह है नहीं यहाँ पे, आता ही नहीं है कोई भी, तो यहाँ पे चल ही नहीं रहा। पहले चलाते थे कभी कभी बीच बीच में, तो अब बिल्कुल नहीं चला रहे हैं, तो अब बंद ही पड़ा हुआ है। कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, तो बीच बीच में इधर मंदिर में आते हैं लोग दर्शन करने, लेकिन गंडोला नहीं चला रहे हैं ये। तो चलाना चाहिए इनको, सोचना चाहिए। लोगों का रोज़गार चलता है, दुकानें चलती हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, हर किसी का काम चलता है यहाँ पे, पर कोई देख नहीं रहा पे, चला नहीं रहा है, बस खोल के बैठ गए हैं यहाँ पे। हाँ जी, पहले जो चलता था तो बड़े हमारा मोहल्ला भी, पूरा जम्मू सिटी भी खुश थी, बहुत यात्रु आते वो भी खुश थे बहुत। तो ये बिल्कुल ही बंद हो गया, अब ये चाहते नहीं है। तो जो काली माता मंदिर से मोबाइल वाला चलता है, ये आते हैं, यात्रु भी आता है बेचारा, वो भी खज्जर खराब हो गया, यहाँ से चले जाता है। लोकल भी हमारे आते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। तो मोदी जी ने इतना कुछ किया है, अमित शाह ने इतना कुछ किया है, क्या ये गंडोला नहीं चला सकते? वो कितना नुकसान है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो लाए जा रहे हैं ताकि टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। उसी की एक पोल खुलते हुए नजर आ रही है। सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन जब दावे जमीनी स्थल पर देखें तो उन दावों को पूरा करते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। इस समय हम जम्मू के पीरखो में मौजूद हैं, जहां पर सेकेंड फेज में जो गंडोला शुरू किया गया था वो अब बंद पड़ा है। यानी कि पीरखो से मोहमाया तक और मोहमाया से पीरखो तक के गंडोले की सेवा जो है वो शुरू की गई थी, लेकिन इस समय आप देखिए यहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। यहां पर आपको एक भी टूरिस्ट जो है या फिर एक भी लोकल यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं क्या कारण है, क्या वजूहात है, फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर जब हमने अधिकारी से भी बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं टाल मटोल किया। जब अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो मीटिंग का हवाला दिया गया, यानी कि कारण नहीं बताए गए और मीटिंग का जो है वो हवाला दिया गया, जहां पर यह कहा गया एक मुलाजिम ने कि अधिकारी जो है वो इस समय बिजी है। हालांकि इसका कारण क्या कुछ है फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट को जो है यानी कि शुरू किया गया था ताकि टूरिस्ट यहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और यहां का जो व्यापार है उसे जो है वो बढ़ावा मिले और यहां पे जो लोकल्स है यानी कि जो दुकानें यहां पर है उनका फायदा हो, टूरिस्ट यहां पर हो, टूरिज्म बढ़े, जो रेवेन्यू है वो जनरेट है। तो आप देखिए किस प्रकार से यहां पर जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू तो किया गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है ये ठप हो गया, यानी कि बंद हो गया। इस समय गंडोला कई महीनों से जो है वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और अभी तक इसका कोई भी चलने की कोई भी जानकारी नहीं है कि कब तक ये गंडोला जो है वो चलेगा, क्योंकि आप देखिए कि ये पीरखो से जो है वो मोहमाया तक जाता है और मोहमाया से फिर पीरखो तक जो है ये गंडोला आता है। ये सेकंड फेज में, हालांकि फर्स्ट फेज की बात करें तो गंडोला चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि सरकार जिस प्रकार से दावे करती है वो दावे कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो है उनकी पोल खोलते हुए जो है वो नजर आ रही हैं। ये आप देखिए पूरी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुलाजिम यहां पर मौजूद है, गेट पे मुलाजिम तो चला था। और प्लान जो सेक्शन 1 में पीरखो से महामाया अगर आप जाते हैं तो इसमें 150 रुपए आपको देना होगा दोनों तरफ से आने और जाने का। और सेकंड फेज में बहु फोर्ट से महामाया मंदिर आप जाएंगे तो 500 रुपए एक शख्स को, लेकिन आने और जाने का प्लान तरतीब दिया गया था। और ये जो बहु फोर्ट से महामाया है 8 कैबिन्स इसमें हैं और पीरखो सेक्शन वाला जिसमें 14 कैबिन्स हैं, 3 से 4 लोग एक बार एक कैबिन में जा सकते थे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने सूरत हाल और JKCCC की तरफ से ये बनाया गया था तकरीबन 1.66 किलोमीटर लंबा जम्मू केबल कार प्रोजेक्ट के नाम से 2 सेक्शंस, दोनों इस वक्त बंद है। और अब हमें इंतजार है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या वज़ीर आला के दफ्तर से कोई क्लैरिफिकेशन आएगी या कंसर्न अथॉरिटीज पर कोई लबकुशाई करेगी। अच्छा, इसमें भी बड़ा दिलचस्प है, एक फेज चल रहा है दूसरा फेज नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है ये भी बड़ा सवाल है। और मुझे भी अब 1.5 साल यहाँ जम्मू और हालात भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, बड़े वही चीज़ है कि सब चीज़ ऑल राइट है, लेकिन उसके बाद चलिए साहब एक छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे, आप तो बिल्ली पालते हैं घर में, लेकिन माहिरीन ने एक अलार्म बेल बजा दिया है। ये अलार्म बेल है क्या वो आपको बताएंगे। यहीं पर नहीं रुकेंगे बल्कि आगे बताएंगे, फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक रिपोर्ट जो कल ऐवान के अंदर पेश तो की गई, लेकिन उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आपके सामने रखेंगे कि जहनी तनाव
और मेंटल हेल्थ को लेकर मरकज और रियासती इंतजामिया क्या कुछ कर रही है। ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जो हम एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे वो ये होगा कि स्मार्टफोनों का चलन जो बड़ा है और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो बात आई है वो कितनी सही बैठती है। छोटे से ब्रेक के बाद चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। जरा बात अब करते हैं बिल्ली की, क्योंकि बिल्ली की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप समझ रहे होंगे कि ये मामला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बना है क्योंकि माहिरीन ने रेड अलार्म दे दिया है, यानी लाल घंटी बजा दी है और ये कह दिया कि अगर आपने एहतियात नहीं बरता तो आने वाले दिनों में मजीद सख्ती हो सकती है। कैट बॉर्न इन्फेक्शन यानी बिल्ली से पैदा होने वाला इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो गया है और उस इन्फेक्शन की वजह से हमारी बेटियों के अंदर, बहनों के अंदर मिसकैरेज होता है, यानी बच्चे पैदा हमल जो होता है वो गिर जाता है। ये एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का मानना है। यहां पर ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया ये जो टॉक्सोप्लाज्मेसिस है ये एक ऐसा कॉज बना है जो एबॉर्शन का बुनियादी वजह बनता है ख़वातीन के अंदर, और कश्मीर के अंदर ये तेज़ी के साथ देखा गया है। साल 2024 जो गुजर चुका है साल, इसमें कुल मिलाकर 4500 ऐसे वाक़ात सामने आए जहां बिल्ली ने उन्हें काटा है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब कोई मसला नहीं, बिल्ली ने काटा है, लेकिन बाद में उनकी सूरत हाल, इन्फेक्शन और दीगर चीज़ें इतनी बढ़ी कि अभी भी वो अल्लाह अल्लाह करते हुए नजर आ रहे हैं। माहिरीन वेट यानी माहिर जो हैवानात के हैं, स्पेशली इन जानवरों के हैं, उनका मानना है कि वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंजेक्शन अब आप इन बिल्लियों को लगवाना शुरू करें। अगर आप बिल्ली पालने के शौकीन हैं तो ये आसान नहीं है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ रहा है जी ये कंसर्न। और ये जो कैट बॉर्न इन्फेक्शन है ये मुसलसल दिख रहा है, ख़वातीन के अंदर दिख रहा है, मिसकैरेज हो रहा है और साथ साथ एबॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं ख़वातीन के अंदर, क्योंकि ये जो कैट बॉर्न डिजीज़ है ये सबसे ज़्यादा हमारी महिलाओं को, बेटियों को असर कर रहा है। सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल श्रीनगर के माहिरीन
इस तमाम मामलात पर नजर रखे हुए हैं और माहिरीन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक सेट एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि अनहाइजीनिक और दीगर चीज़ों से जो इन्फेक्शन और फंगस फैलता है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और ये तेज़ी के साथ फैलने का सबसे बुरा असर जो है वो हमारी बेटियों, बहनों, माओं पर पड़ता है। और क्या होता है कि मिसकैरेज होता है, एबॉर्शन होता है, बच्चा पैदा करने वाली जो सलाहियतें हैं वो कम हो जाती है। इसलिए ये जो इन्फेक्शन बताया गया है इसको कैसे हम ट्रीट करें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेट मेडिसिन और वेट डॉक्टर्स के साथ जो है वो हम राब्ता करें, ताकि इस वायरस, और ये कहा गया कि ये डेडली वायरस है, बहुत खतरनाक वायरस है, इस वायरस पर अगर लगाम लगानी है या तो बिल्ली पालना आप छोड़ दें। अगर आपको इतना शौक चढ़ा है, सर इतना फिर गया है, तो इसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोबा कश्मीर के वेटरनरी के डॉक्टर्स और स्पेशली वेट डॉक्टर्स जो है उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई है। ये खबर सिर्फ इसलिए हमने अभी आपके सामने रखी है, अभी डिटेल्स में मुझे उम्मीद है कि आज हम इस पर मज़ीद डिटेल्स में हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे, आज शाम के बुलेटिन्स में और सुबह भी हम इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानवर आप पालिएगा, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल डॉक्टरों की तरफ से है उसको किसी भी कीमत पर नजरअंदाज ना करें। अब फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात मरकज के रिपोर्ट की करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बापत साल 2024-25 ऐवान के सामने टेबल कर दिया गया है। वजीर खजाना साहिबा ने कल ये टेबल जब किया तो पूरा लेखा जोखा पूरे मुल्क का इस टेबल के अंदर लगाया गया है, इस किताबचे के अंदर है। लेकिन आज एक मुख्तसर सी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने मेंटल हेल्थ को लेकर एक बड़ा कंसर्न दिखाया है और यह साफ कर दिया है कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है नौजवानों के अंदर बढ़ रहा है। और सरकार की तरफ से लगातार यह फोकस किया जा रहा है कि इस सूरत हाल से काबू किया जाए और इसे रोका जाए। जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के अंदर उन रियासतों के अंदर है जहां पर मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। सर्वे के अंदर भारत के मुख्तलिफ रियासतों का हवाला दिया गया है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 और उसके मुंसलिक तमाम कवानीन का जिक्र किया गया और यह साफ किया गया कि तकरीबन 47 मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इस वक्त ऑपरेशनल पूरे मुल्क के अंदर है। ताहम नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसका टेलीमानस एक हिस्सा है, 10 अक्टूबर 2024 से इसने काम करना शुरू किया है। वीडियो कंसल्टेशन इसकी टेलीमानस के अंदर शुरू कर दी गई है। कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु ऐसी रियासतें हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर जो है वो इसका देखने को मिला है। और इस सर्वे रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो इंटरनेट और टेलीफोन का बेजा इस्तेमाल है। और हद उम्र जो है वो 8 साल से 35-45 साल के ऊपर तक भी लगा दी गई है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अपडेट करें इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का ये जो छोटा सा हिस्सा हम अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं, जिसमें मरकज ये कह रही है कि जनाब ये जो सिचुएशन है, मेंटल हेल्थ इशू जो है, इसको एक बुनियादी हिस्सा बनाया गया है। ये एक बड़ा मसला हमारे सामने है, पूरे मुल्क के अंदर ये मामलात है। लेकिन 2-3 रियासतें ऐसी हैं जिनमें जम्मू कश्मीर भी है जहां पर ये तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालात को काबू करने के लिए हुकूमती इदारे भी मुतहरिक है। मजीद क्या कुछ डिटेल्स है इस रिपोर्ट के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट साल 2024-25 के इस हाशिए के अंदर जो सिर्फ मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर रहा है? देखिए, पहली बात यह है कि जो कल जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 होम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से प्रेजेंट किया गया और उसमें एक अहम पॉइंट बताया गया इस इकोनॉमिक सर्वे में, वो ये है कि मुल्क की जो इक्तिसादी है, मुल्क की जो मईशत है, इसकी कनेक्शन बिटवीन जो मेंटल हेल्थ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेश करता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सर्वे में जो लिखा गया है। दूसरा ये कि बड़ा कंसर्निंग इशू है इस वक्त जो ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो मेंटल हेल्थ का इशू है ये बढ़ता जा रहा है और ये बड़ा कंसर्निंग है। और इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो इस सर्वे के दौरान बताई गई है वो ये है कि जो बच्चे मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं,
और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रपोजल पेश किया है जिसमें कहा गया है कि 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उन पर सोशल मीडिया या मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी, और ये भी उस प्रपोजल को भी इस सर्वे में डिस्कस किया गया है। लेकिन जिस तरह से इसमें मेंटल हेल्थ के इशू को बड़ा कंसर्न करार दिया गया है, ऑल दो के मुल्की सतह पर टेली मनास या टेली साइकेट्री जिसे हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए अब जो है काउंसलिंग की जाती है डॉक्टर्स के जरिए, जो भी मेंटल हेल्थ जो लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। 47 जो है इस तरीके के बताए गए हैं कि इंस्टीट्यूशंस है मेंटल हेल्थ के पूरे मुल्क में इदारे हैं, और यहाँ वादी कश्मीर में या जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह बताई गई है कि हमें मेंटल हेल्थ जो है इसके खिलाफ लड़ना है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और उस लड़ाई को कैसे लड़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका ये डिस्कशन किया गया है। जो हम देख रहे थे कि मेरी जहां तक नजर पड़ी इस सर्वे पर, वो ये साफ कर दिया गया था कि जनाब स्कूलों के अंदर भी आउटडोर गेम्स का एहतमाम किया जाए, और वालिदैन और जो केयर टेकर्स हैं उन पर एक फोकस किया गया कि चलिए ये तस्वीरें भी साथ साथ आ रही हैं जी इस वक्त, क्योंकि बजट होना है और बजट से कबल निर्मला सीतारमण साहिबा जो है वो तैयारी में है, बही खाता उनके हाथ में है, लाल बही खाता उनके हाथ में है, और सदर हिंद से मुलाकात के लिए पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। ये एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि पहले आप सदर हिंद से मिलते हैं, उसके बाद यूनियन कैबिनेट बैठती है, 2 मिनट का अंदर अंदर ये सारा मामला चलता है यूनियन कैबिनेट का, और अभी इन्हें ये हैंड ओवर किया जाएगा, एक कॉपी इन्हें बताया जाएगा। एमओएस फाइनेंस भी इनके हमरा है, और एक सेट प्रोटोकॉल जो होता है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेकर ही आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मीटिंग्स थोड़ी देर यहाँ पर चलेंगी, उसके बाद यूनियन कैबिनेट का इजलास वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की सरबराही में होगा, और 11 बजे वज़ीर ख़जाना जो है ऐवान के सामने, ये देखिए ये कागजात हैं, इन्हें बजट है जिसका लेखा जोखा आज सदर हिंद को अभी थोड़ी देर में सौंप दिया जाएगा। चलिए जनाब, बात तो आगे बढ़ेगी। जहां हम बात मेंटल हेल्थ की कर रहे थे, वहीं पर एक और बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपकी फोन कॉल्स को भी लेंगे, और फिर 11 बजे के आसपास बजट भी है। तो उससे पहले हम सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। स्मार्टफोन, चूंकि मैंने कहा कि मेंटल हेल्थ के लिए कहा गया कि जनाब आप फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी घरों के अंदर इसका कम एहतमाम हो, फिजिकल गेम्स आउटडोर गेम्स गेट टुगेदर बातचीत का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि मेंटल स्ट्रेस जो है वो खत्म किया जाए और इसको जीरो किया जाए। इसके लिए ये तमाम तजवीजें इसी रिपोर्ट के अंदर कही गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मार्टफोनों का चलन चल रहा है, और इस बीच खबर यह है कि स्मार्टफोनों की पेनिट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर 90.7% साल 2024 के अंदर बढ़ चुकी है, और जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्टफोनों का मार्केट तेजी के साथ बढ़ रहा है। पूरे मुल्क के अंदर 8वें पायदान पर जम्मू कश्मीर है जहां पर स्मार्टफोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉप 10 में से 8वें पायदान पर जम्मू कश्मीर है, जहां पर यह माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो रहा है। 93.7% बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 14 से 16 साल के दरमियान है, वो अपने घरों में स्मार्टफोनों का एहतमाम करते हैं, जो इंतहाई खतरनाक है। सालाना रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट जो एजुकेशन की असर की आती है, उसमें इन तमाम ख्यालात का इजहार किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे नुकसानदेह चीज की तरफ जो इशारा किया गया है कि 14 साल से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जो कानूनी तौर पर बालिग अभी नहीं हुए हैं, वो तकरीबन 90 से 93% के दरमियान जिनके लिए घरों के अंदर मोबाइल फोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन दस्तयाब हैं और वहां पर वो इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे घरों के अंदर तकरीबन 83.9% से ज्यादा, अब एवरेज की तरफ भी चले जाएंगे तो 80% से ऊपर बनता है, जिसका मतलब यह है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक और डिजास्टर्स हो सकती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी अच्छी बात है, एफोर्डेबल मोबाइल डेटा, तमाम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकें, और जो डेटा आप इसके लिए या जो पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं वो भी एक दायरे में रहकर इस्तेमाल हों, बहुत अच्छी बात है। स्मार्टफोन्स के आप ये जो आप देख रहे हैं कि कम कीमतों पर ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स मिलने लगे, ये भी ठीक है, समझ में आता है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार की जानिब से डिजिटल लिटरेसी और 4G और 5G कनेक्टिविटी के जरिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहुंचने का जो अमल है, इसमें बहुत बड़ा तबका मुतासिर हो रहा है और सबसे ज़्यादा मुतासरीन में बच्चे हैं।
बेजा मोबाइल फोन का इस्तेमाल बताता है कि खित्ते के अंदर सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर भी 89.17 बच्चे आज के वक्त में उन लोगों में शामिल हैं जो बाज़ाबिता तौर पर स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि स्कूल से, ट्यूशन से या किसी भी काम से वापस आए, फिजिकल एक्टिविटी से वापस जाएं तो घरों के अंदर उनके लिए स्मार्टफोन या मोबाइल फोन दस्तयाब है। और मुल्क की 18 रियासतों और यूटीज में जम्मू कश्मीर सरे फहरिस्त है जहां पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन या बेजा मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल फोन इस्तेमाल करना और स्मार्टफोन्स ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक सिंपल मोबाइल जिसका बिल्कुल भी दौर नहीं रहा, सिर्फ कॉलिंग के लिए या इस मकसद से इस्तेमाल होता हो तो ठीक है, समझ में आती हैं, लेकिन 14 से 16 बरस की उम्र, पिछले दिनों आपने देखा होगा हमने जो वो सीरीज चलाई मेंटल हेल्थनेस वाली और मेंटल इलनेस के मामलात पर बात की, और इसके अलावा एक और लंबी सीरीज तकरीबन 1.5 महीने तक चली जिसमें एक्सपर्ट्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया कि बच्चे बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वो जो एडिक्शन वाला मामला है जम्मू कश्मीर जिसमें सबसे ऊपर चला गया है, ड्रग्स की तरह ही इसमें बच्चे मुब्तला हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कई लोगों ने उठाया। दरअसल माहिरीन भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शुरुआत तो यहीं से हो रही है कि 14 साल 16 साल का बच्चा जब उसका जहन डेवलप हो रहा तब उसके लिए मोबाइल फ़ोन और अच्छी फैसिलिटी घर के अंदर जब दस्तयाब है तो शायद उससे बेहतर उसके लिए अच्छा, नहीं हो सकता। इसमें बड़ी चीज़ ये है कि हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिर रहा है इसमें। जब आप किसी को असाइनमेंट करने के लिए देते तो वो किताबें खंगालता था, जैसे हमने किया, किताबें खंगाल कर चाहे 10 ही लाइनें लिखते थे लेकिन किताबें खंगालने के बाद लिखते थे। रिसर्च आज स्मार्टफोन का हाल ये है कि आपने कमांड देनी है, आपका सारा रिसर्च पेपर सामने आता है और बाद में बच्चे ने वही कॉपी पेस्ट करके आगे भेजना है। बिल्कुल रिसर्च का पेपर जो है वो ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन वाइज भी इस पूरे मैटर को ज़रा देखेगी। कॉल्स पे चलिए आगे बढ़ते हैं बात। अब जरा इससे पहले कॉलर्स की तरफ जाएं, आप लोगों की बात भी सुननी है, कॉल करना आप शुरू करें। चारों नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से दिया गया एक बयान जो आपके सामने रखना है। तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिशों के बीच जिसकी तरफ जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत सकीना इतूबी बार बार तवज्जो देने की बात करती है। दूर अफ्तादा इलाकों में तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए और एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ एम्स जम्मू के अंदर, जहां पर पेलिएट केयर जो सेंटर्स हैं, जो मराकज़ हैं, वो शहर के अंदर तो खुलते हैं। कैंसर जैसी या दीगर जो जानलेवा बीमारियां हैं, अमराज हैं, इन बीमारियों से लोगों को कैसे बचाया जाए, इस ताल्लुक से इस प्रोग्राम में खास तौर से तबादला ख्याल हुआ। लेकिन जानलेवा बीमारियों में मुब्तला अफराद पर ज्यादा तवज्जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक हो। तिब्बी माहिरीन पर या मुतलकीन पर भी उन्होंने जोर दिया कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सांबा के अंदर होने वाले प्रोग्राम की तस्वीरें आपके सामने, एक मेगा कॉन्फ्रेंस है और न सिर्फ यहाँ बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के मेहमान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए ये जो जदीद किस्म के आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, एम्स जम्मू के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह वादा किया है कि इसको हुकूमत की मदद से, मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजह से कोशिश ये की जाएगी कि गांव देहात के अंदर भी ये जो पैलेटिव केयर है या मुख्तलिफ अमराज में जहां पर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब बिल्कुल वो मायूसी का और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, उन लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए हुकूमत एक प्लान तरतीब देगी। और माहिरीन को मशवरा दिया गया कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या SOPs का ख्याल रखते हुए गांव देहात के अंदर भी पेशेंट केयर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। LG को सुनिएगा और उसके बाद सीधा आपकी कॉल्स पर चलेंगे। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि देश के अति पिछड़े इलाकों में इस व्यवस्था को फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे इसका रिवाइवल हो सके, इसका हमें मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत की बहुत बड़ी एक आबादी है जिसे इस व्यवस्था का लाभ मिल सकता है। चूँकि ये तबका आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए आप सबके सामूहिक सहयोग से ऐसे परिवारों पर दबाव, आर्थिक दबाव विशेष रूप से कम होगा। कारुण्य योजना के माध्यम से भारत सरकार रिमोट एरियाज तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन आप सबकी भागीदारी, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेस की विशेष ट्रेनिंग, अनुकूल वातावरण के लिए SOPs का रिकमेंडेशंस, ये आप कैसे योगदान होंगे जिससे डॉक्टर्स तथा नर्सेस
सेवा के संस्कार की भावना के साथ ऐसे मरीजों का ख्याल रख सकेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरी तन्मयता से निभा सकेंगे। मैं समझता हूँ हमारे हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट्स के दर्द और पीड़ा को कैसे कम कर सकते हैं, फिर चाहे बीमारी का इलाज संभव हो या न हो। मेरा निवेदन है कि ऊपर से लेकर निचले स्तर तक पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में दर्द से राहत के अलावा इस विषय की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कैसे पेशेंट्स की देखभाल में निरंतरता कैसे लाई जा सकती है। सभी एक्सपर्ट्स एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पैकेज इस देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए डेवलप करें, जिसमें रेगुलर चेकअप, जीरियाट्रिक केयर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और पैलिएटिव केयर ये सभी शामिल हों। तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बता रहे थे कि हमें यकसा होकर एक पेज पर आकर इस मेंटल हेल्थ और दीगर मामलात पर काम करना होगा। बहरहाल सेहत की बात तो चलती रहेगी, कुछ और मौजूआत भी थे जो आज अभी हम रोक रहे हैं क्योंकि वक्त हो गया जी आपकी फ़ोन कॉल्स का। फटाफट से कुछ फ़ोन कॉल्स लेते हैं क्योंकि बजट का माहौल है, जम्मू कश्मीर भी बजट बना रहा है, आपके मामलात भी है, मसाइल भी है, वो किस तरीके से आगे बढ़े उस पर एक छोटी सी कोशिश हमारी रहती है। आपकी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं तो लेकिन एक गुजारिश आपसे है कि अब आपने टीवी का ऑडियो बंद करना है, फ़ोन के ज़रिए से आप अपनी बात रखेंगे और जब आप बात रखेंगे तो अपना नाम, इलाके का नाम जरूर बताइएगा ताकि हुकूमत में बैठे इदारों को यह समझ आए कि हमने किस अफसर से कम्युनिकेट करना है, किसको बताना है कि यह मसला हल हो। कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो टीवी आवाज करू बंद जी जी वन जी अच्छे त्रुमत जनाब आज ब्रो सितंबरस मज त्रो SLI बिल ट्रेजरी मज सपोर्ट ट्रेजरी मज जी टिल डेट वनकस वनुक तान सह पेंडिंग तो यह समझ कि पन पोस पन पोस मेच्योर अगर गो अगस्त सितंबरस मज वनुक तान क्या गसान सह रिलीज। सच्ची में यार बहुत बड़ा मसला है जी मुलाजमीन का, जो अपना पैसा इनका होता है, GP फंड वाला मामला या दीगर मामलात होते हैं जो हुकूमत ने ड्यू देना होता है, अगर वो टाइम पे ना मिले और ये वो पैसा होता है जब इमरजेंसी में ही आदमी निकालता है और सितंबर से अभी तक आधा साल चला गया, पैसा नहीं आया है, तो फिर वही बात है जो वज़ीर आला साहब हमारे पास कह चुके हैं कॉन्क्लेव में, जनाब ख़जाने खाली है, लेकिन सिर्फ ये कहने से मामला नहीं हल होगा कि ख़जाना खाली है और हम सबको चुप कराएं, हम अमली कदम उठाने पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वजारत ख़जाना और महकमा तालीम आपकी आवाज़ को सुन रहा होगा, देखेंगे कि ये मामला कैसे हल होगा। एक और कॉलर दीजिएगा जी। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम हजूर जी फादली सोनिस बचस नासिमा पे ताकि ललगेट तान दितु नजर अच्छा गाड़ पकनस वकन कह सिर्फ रेड वाली जनाब ना वनोस अत दितु क्या पन दौरा करता ताकि गवर्नमेंट तर फिक्र ब्या कत जनाब ये नौगाम बाईपास त्रोक ना यह फ्लाई ओवर अत गो रेत त्रिस रात गो ऑटो मे 10 बजे रात पका अपर सह गो बोन तथ लाइट कुन कह फ्लाई ओवर लाइट लगित कहीं बे दितो नासिमा पे ताकि LD तान रेड वाली बिल्कुल तन पकुन। ये बेसिकली ये मामला सिर्फ LD अस्पताल और नासिल्मा वाली क्रॉसिंग का ही नहीं है। जब भी आप अस्पतालों के बाहर जाएंगे, SMHS के बाहर से घूमे तो सूरत हाल यही है, सोरा अस्पताल के बाहर जाएंगे तो सूरत हाल आपको ये, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के बाहर भी अल्लाह ही हाफिज़ है सूरत हाल इसी तरीके की बनी हो। मुझे उम्मीद है कि अस्पताल इंतज़ामिया भी थोड़ी सी मुतहरिक हो, कंसर्न पुलिस भी थोड़ा सा इसमें ज़रा काम करें और स्पेशली जो ट्रैफिक के एहलकारान हैं उनके लिए काफ़ी दर्द सर है। नाज क्रॉसिंग से लेकर फिर आप आगे जब आप वज़ीर बाग तक जाएंगे बहुत बड़ी परेशानी रहती है यहाँ पर गाड़ियों को चलाना। अगर वो भी एक मुश्तरका तौर पर एक ड्राइव करे तो लोगों को राहत जो है वो बहुत ज़्यादा मिल सकती है। कॉलर दे दीजिएगा। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माहौदी बात करान सतबारा बटबरा सतबारा कर जी जनाब तो मन लूकन मसला कर हाल मगर मे गुजारिश आज मे पत्म लटि तकरीबन 4-5 तेज कॉल अच्छा इलाक मसला यह स्मार्ट गाड़ियन हूँ यह जन बटपोरा तो नागबल से तकरीबन 10 to 12 गांव पेवान
यमन से गाड़ियन तीता प्रॉब्लम बह रिप्रेजेंट कर बहन गाँव तरफ तो कर रिक्वेस्ट ये तो अगर बाकी मसला हल गई सोन मसला गसान हल प्लीज प्लीज सह कर मतलब अत तो कुछ जाए तो ये मसल ये मसला वनकस तुंद यह गार्बेज मामल कित पे एड्रेस गसान वनकस पकान तथा टाटा सोमो सोमो गाड़ी वनकस तम ओर वो तम पे कन 10 गाँव त्रो पे सरसपुरा दिवान पे सवार 10 वत पे सही पकान नो डाउट कि सोमो गाड़ी पकान मगर प्रॉपर सर्विस चलन ताकि 8-10 गाँव मिलहा राहत बिल्कुल बिल्कुल गई स्मार्ट गाड़ी वाले मोन पे गाड़ी करो तुम मसला त्रो आरटीओ गई मुतलिक हजमन गई तोर 5 एप्लिकेशन मगर वन तान गो मसला हल चूंकि स्मार्ट गाड़ियों योतान ताल्लुक मे बासान क्या 10-15 गाड़ी बेन वाजन यथ रेत किस आखिरस तम लेकिन तुह कर कत वाद कि इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट किस वजीर साहबस और आरटीओ साहब गोश गुजार करो ये मामले तो तुह गई परमानेंट सर्विस तप चल सान तरफ रोज कोशिश इंशाल्लाह जारी और मे उम्मीद कि सठा जल्द नेर अमुक फायदे ती तुम कॉल कर अवाम तरफ मसलो तुलबू वनकस सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत एक और कॉलर दे दीजिएगा जी हेलो हेलो लाइन पे हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अब्दुल रशीद अर्ज करा मुश्ताक कॉलोनी हैदरपुर पे जी रशीद साहब फरमाइए जनाब बदकिस्मती सान कत हेकान वन पतिम 5 वरी यप ड्रेनेज मसल अमृत कंपनी कोस्तान 2014 मज बनो तमो ड्रेन यथ तकरीबन 20-50 लुक मुतासर अमि अत बनो साफ कहें डिवाटरिंग स्टेशन बनो ड्रेन कर तैयार यथ मज गुलशन आबाद मुश्ताक कॉलोनी इको फ्रेंड्स कॉलोनी खुशबाग कॉलोनी लालो शिलगरी बाग गोरटेग गंगबुक इन्वॉल्व अत मज कह आधार यमन नश गई बट नथिंग हैज बीन कम आउट ये इलेक्शन किस दौरान आए तमाम योर के दिमो प्रायोरिटी पे ये ड्रेन तो ठीक ड्रेन बनव यह कर कुन कनेक्ट कि ना बिल्कुल कनेक्ट करखन यह कुन सत बनो ये डिवाटरिंग स्टेशन बनो तथ 50% कम गसित मगर यम सिंदिस जमीनस मज बनो तुहद मुतालबह मे ना मिल कंपनसेशन कहें तम तो स्टे अनित अच्छा वो मामला अदालत नतीज डिवाट यह वापस वाटर यह बैक लॉगिंग गसान मुकुर आब गरन मज बच्चे गई बेमार मस्जिद बनान नेरुन तो वो कोता अलाव अमे मुतासर गोमुत कह मिनिस्टर कह सू असेंबली मेंबर योर आव यम यकीन दहानी दित आगा रोला सब आय पान तमो दोक इलेक्शन पे करो प्रायोरिटी बेस पे तुंद मसला हल वनुक तान गो हजरत यह कहें मेहरबानी चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत और तुम पाने अगर उल्ला सोब नाव तो मे उम्मीद कि श्रीनगर मेंबर पार्लियामेंट तम रिप्रेजेंट तम करान और तम थवन ओकुन तवज्जो क्या तिहुंद हल्के इंतखाब तु और मकमी मेंबर असेंबली सब दिन नजर लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब अल्ताफ अहमद करान श्रीनगर पे अर्ज जी अल्ताफ साहब जनाब मसल अ कड़ान ई टेंडर करान अत मज पूरे मतलब अत मज कह हैंकी पैंकी सपदान कहें पे ये बिल मौकू अमे पोसे बजट कहें वन ये तथा वन तौर पे ट्रेजरी मज लगान अत वरी डोड वरी लगान अस बिलन यप गई ये हालात कि अच्छे वो पतान तह स्कूलों मज हे शुर तड़न अस वन अस क्या कर खुदा क्या अगर गवर्नमेंट सान पोसान रिबन षटान अस कत पोस न कर होर ना कह पचान ना गई तिथ हालात कि अच्छे वो पानस दिवान बेहन तह खानदर कह मतलब पन्ने खतर पोस कहें यप गवर्नमेंट कर बड़ दावा फंड्स एवेलेबल यप एकार्ड क्या टेक्निकल सेंक्शन क्या कत थर्सी पे नान टेंडरिंग करने अस करो मेहरबानी ट्रेजरन मन पतम सितंबर पे बिल इथे पे पेंडिंग चलो सड़ा शुक्रिया कॉल करने जी नाम बताएं कहाँ से
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ कॉल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चूंकि 10 बज रहे हैं और आखिर पर आपको याद है कि चलते चलते हम आपको वेदर अपडेट भी बताते हैं। और आज का वेदर अपडेट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मतला अबर आलूद है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिशों का सिलसिला जारी है और बाला इलाकों के अंदर बर्फबारी भी हो रही है। इस बीच रात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर किस तरीके से गुजरी है, फटाफट से आपके सामने अपडेट रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और अपडेट ये है कि -0.8 डिग्री रात का दर्जा आ रहा है और आज बूंदाबांदी शहर श्रीनगर के अंदर होगी। और इसी तरीके से काजीकुंड के अंदर -0.2, कुपवारा के अंदर -0.2, पहलगाम -0.4 और -0.7 गांधरबल के अंदर। लेकिन तमाम मकामात पर मतला अबर आलूद और बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। बांडीपोरा आएंगे तो यहाँ पर -0.5, -0.6 बारामुल्ला, पुलवामा -0.3, बड़गाम के अंदर -1.0 और शुपियां के अंदर -2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच आगे बढ़ेंगे तो बात जम्मू की करते हैं। रात का दर्जा हरारत कम से कम -13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सांबा 10.2, कटरा 11.4 रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। रामबन के अंदर -9.6 और किश्तवाड़ के अंदर माफ कीजिएगा 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधमपुर के बाद उधमपुर 10.5 डिग्री और पुंछ के अंदर आज बारिशें और बर्फबारी 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख आते आते करगिल के अंदर -5.7 डिग्री रात का दर्जा हरारत, द्रास -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह के अंदर -10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरीके से दोनों यूटीज के अंदर रात किस तरीके से गुजरी है, दर्जा हरारत क्या कुछ रहा है, ये आपके सामने हमने रख दिया है। चलिए जनाब, फटाफट से आप हमें देंगे इस वक्त इजाजत। प्रोग्राम सलाम जेके को यहाँ पर हम करते हैं वाइंड अप। कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके, खबर तज्जिया और तबसरा जारी रहेगा। छोटा सा वक्फा होगा, वक्फे के उस पार खबरनामा भी होगा हिंदी में और साथ साथ फिर आपको लोकसभा भी लिए चलेंगे और पूरे दिन बजट पर तज्जिया और तबसरा हमारी चैनल्स पर जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।